नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कश्मीर में फिर बाढ़ का कहर, 4 की मौत, 13 दबे। बचाव में उतरी एनडीआरएफ, मुख्यमंत्री ने मांगी सेना की मदद। भूमि बिल पर नितिन गडकरी की सोनिया गांधी को चिट्ठी, बहस से भागने का आरोप। बिल के खिलाफ 19 अप्रैल को कांग्रेस की रैली। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी में सब ठीक, राष्ट्रीय परिषद का संपादित वीडियो जारी करने पर बढ़ा विवाद। एडमिरल रामदास को हटाने पर खिली पार्टी। यमन से भारतीयों की वापसी शुरू, सरकार ने भेजे विमान और पोत। सऊदी अरब में देश किए हवाई हमले, जमीनी सेना उतारने पर भी विचार। और शेयर बाजार में लौटी बाहर, सेंसेक्स ने लगाई 517 अंक की लंबी छलांग, रुपए में 26 पैसे की गिरावट। और आइए देखते हैं पहली खबर। आम आदमी पार्टी में कई दिनों से चल रहे विवादों के बीच आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। हालांकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केजरीवाल के भाषण के संबंधित वीडियो को लेकर अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी से निकाले गए नेता तो इस पर सवाल उठा ही रहे हैं, अब विपक्ष पर का भी हमला शुरू हो चुका है। नेशनल काउंसिल मीटिंग का एडिटेड वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पहले से ही विरोधियों के निशाने पर है। अब खुद चुप्पी साधे बैठे केजरीवाल ने बाकी के पार्टी नेताओं को व्हिप जारी कर उनका भी मुंह बंद करा दिया है। अब ऐसे में सवाल उठना और विवाद बढ़ना तो लाजमी है। पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे अपने एक एक विधायक के ऊपर बहुत गर्व है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक का ये वो वीडियो है जिसे लेकर प्रशांत भूषण की नाराजगी है। भूषण ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय परिषद में केजरीवाल ने शनिवार को जो भाषण दिया था उसका एक तरफा और एडिटेड वीडियो सामने लाया गया है। शनिवार को हुई इस बैठक में ही प्रशांत भूषण को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ अनुशासन समिति से बाहर कर दिया गया था। It was edited firstly to remove those portions where the various MLAs were shown or could be seen to be creating this ruckus and rushing towards people saying गद्दारों को फेंक दो, गद्दारों को निकाल दो and so on. So obviously that was the reason why the editing was done. Also there are various edits etc. in that. राष्ट्रीय परिषद में योगेंद्र यादव पर भी कार्रवाई की गई थी और उन्हें भी पीएसी के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया था। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ काम नहीं करेंगे। प्रशांत भूषण ने एडमिरल रामदास को गैर लोकतांत्रिक तरीके से लोकपाल से हटाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं एडमिरल रामदास ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर लोकपाल मामले पर आपत्ति जारी की है। पार्टी का कहना है कि एडमिरल रामदास का कार्यकाल दिसंबर 2013 में खत्म हो गया था। विपक्षी दल भी इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला कि जब केजरीवाल जी का भाषण दिखाया जा सकता है तो उसका मतलब वीडियो है। जब वीडियो है तो उस भाषण के बाद के घटनाक्रम पर जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये तो उनका अपना मामला है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि आम आदमी पार्टी का जो एक इमेज बना था वो दम तोड़ चुका है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी की पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले जाने के बाद इनका पार्टी से जाना लगभग तय हो गया है। लेकिन इस बीच पार्टी ने भूषण कैंप के भविष्य पर फैसला लेने के लिए नई अनुशासन समिति का गठन किया। पार्टी ने भूषण की जगह पर दिनेश वाघेला की अध्यक्षता में आशीष खेतान और राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को शामिल किया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और आपके अंदर चल रहे इस घमासान पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीएसडीएस से अभय कुमार दुबे हैं। अभय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं और अब उस बैठक का एक वीडियो भी बाहर जारी किया गया जिसको लेकर मैं कहूं कि प्रशांत भूषण या फिर जो विरोधी खेमा उसने कई तरह के आरोप लगाए हैं, किस तरीके से दिख रहा है आपको इसका संकट जो है? क्या और गहराता जा रहा है हर गुजरते घंटे वक्त के साथ, या फिर कहीं कोई कमी नजर आ रही है? हम अभय दुबे के पास चलने की कोशिश करेंगे। बता दें कि जो ताजा घटनाक्रम हुआ है कि जिस तरीके से बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो
आज सामने आया और उसमें ये अरविंद केजरीवाल ने उस बैठक में भाषण दिया था, उसको लेकर प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि वो एडिटेड वीडियो है, यानी कि उसके कुछ हिस्सों को ही दिखाया गया, वो पूरा वीडियो नहीं है। और इसे लेकर विरोधी दलों ने भी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। और दूसरा जो सबसे अहम घटनाक्रम रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में जो लोकपाल नियुक्त थे एडमिरल रामदास, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह एक नई कमेटी का गठन किया गया। और खुद एडमिरल रामदास ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरत है, अचरज है कि उन्हें ये जानकारी मीडिया के जरिए मिली है। लेकिन जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है और आंतरिक लोकपाल को हटाया गया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अलग अलग राज्यों में जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके भी बयान आने शुरू हुए हैं। और पिछले 24 घंटे में कहें तो तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कि एकता के बाद अब जिस तरीके से बिखराव इसके अंदर दिख रहा है और नैतिक मूल्यों को लेकर जो ह्रास होता दिखाई दिया है, उसको लेकर लोग चिंतित नजर आए हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं अलग अलग राज्यों में पार्टी इकाई के, उनकी ओर से भी बयान ये इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और लोगों का भरोसा टूटता हुआ भी दिखा है। अभय जी, आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ अभय जी, तमाम बातें कही गई हैं और जो नया वीडियो, पहले मैं उस पर एक रिएक्शन चाहूंगा आपको कि अरविंद केजरीवाल के उस भाषण का जो वीडियो जारी किया पार्टी ने, विरोधी और यहां तक कि प्रशांत भूषण ने भी आरोप लगाया कि संपादित वीडियो है। लेकिन जिस तरीके से उसमें बातें कही गई हैं, क्या आपको लगता है कि सब कुछ अब साफ हो चला है और जिस तरह के आरोप विरोधी खेमे ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे, क्या उनको तस्दीक होती है या फिर कुछ कमजोर पड़ते हैं इस वीडियो आने के बाद? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि इस पूरे झगड़े से आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय संभावनाएं हैं उनको उनकी काफी क्षति हुई है और जो दूसरी प्रादेशिक इकाइयां हैं उनके अंदर काफी भ्रम की स्थिति होगी और इस स्थिति से उबरने में आम आदमी पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी समय लगेगा इस स्थिति से उबरने में। और अब ये एक है कि अभी उनकी सरकार शुरू हुई थी और 1.5 महीने के अंदर ही पार्टी में आंतरिक कलह इतनी ज्यादा हुई, पूरा उनका 1.5-2 महीना बर्बाद हो गया। लेकिन अब उनके पास 4 साल और 10 महीने के करीब का समय है, इसमें वो दोबारा विश्वास हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी तो आम आदमी पार्टी की छवि पर ग्रहण लग गया है। अब ये ग्रहण होगा, ग्रहण हमेशा अस्थायी होता है, लेकिन ये स्थायी होगा कि अस्थायी होगा, ये आम आदमी पार्टी कैसे काम करेगी इससे तय होगा। और जो पहला कदम था, उसके बाद जो दूसरा कदम लोकपाल को हटाने को लेकर, इसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचनाएं हैं और उस कदम के बाद कई राज्यों की जो इकाई से जुड़े लोग हैं पार्टी के, उन पे काफी नाराजगी दिख रही है। आपको लग रहा है कि जो तमाम नियम, कायदे या फिर मान्यताएं इस पार्टी ने खड़ी की थी, जिसके आधार पर पार्टी को आगे बढ़ाने और दूसरों से अलग खड़ा करने की कोशिश थी, उनको गहरा झटका लगा है एडमिरल रामदास को हटाने के बाद? देखिए, निश्चित रूप से जो बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी को दोबारा साबित करनी होंगी। जो हालात इस तरह के हैं कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो किसी भी पक्ष से उठाए जा रहे हों, वो कुल मिला के आम आदमी पार्टी का जो बुनियादी सोच है वो सारी चीजें उसके खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं। और खासतौर से मध्यवर्गीय और उदार मानसिकता वाले लोग जो हैं, जो एक अलग तरह की राजनीति चाहते थे, उनको इससे गहरा सदमा लगा है। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी आगे इस तरह की किसी भी तरह ऐसी कलह दोबारा न हो, इसकी कोशिश करेगी और दोबारा उस विश्वास को पाएगी जो जैसा विश्वास उसका लोगों के ऊपर था। लेकिन उस भाषण की अगर मैं शुरुआती कुछ लाइनों पर थोड़ा सा जोर दूं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उस बैठक की शुरुआत में ही कि हम हारने नहीं बल्कि अब जीतने के लिए आए हैं। क्या ये वो लाइन है जो तय कर देती है कि आखिर अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की दिशा क्या है? देखिए, चुनाव में तो जीतने के लिए उतरा जाता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं प्रशांत भूषण के इस विचार से बिल्कुल असहमत हूं कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती तो वो अपने रास्ते से भटक सकती थी, इसलिए उन्हें एक हारी हुई पार्टी चाहिए। इस तरीके से कोई भी राजनीति नहीं करता है। ये से मानवाधिकार संगठन चलाए जा सकते हैं और इस तरह से कुछ एनजीओ चलाए जा सकते हैं, इस तरह से कोई राजनीतिक दल नहीं चलता। आप चुनाव जीतने के लिए उतरते हैं और सही और अच्छे साधनों से चुनाव जीतने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा आम आदमी पार्टी ने करने की कोशिश की, उसमें उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे।
चंदे को लेकर सवाल उठे, जिसकी उन्हें ठीक से जांच पड़ताल करके पूरी तरह सफाई सार्वजनिक जीवन में रखनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं वो दूर हो सकें। और क्या ये कहा जाए कि अब जो है वो जिस तरीके के रास्तों का जिक्र किया गया या आरोप लगाए गए, और जब आम आदमी पार्टी बनी थी उन्हीं रास्तों को लेकर की जीत के जो रास्ते हैं, उन रास्ते कितने ज्यादा सही हैं, कितने वो सच्ची सोच वाले हैं, उनको लेकर फोकस था। लेकिन क्या वो फोकस दिखता नहीं दिख रहा इस पूरे घटनाक्रम के भी बाद? भाई इस घटनाक्रम से तो वो फोकस हटता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन अभी ऐसे बहुत से मौके आएंगे जिसमें वो दोबारा उस फोकस को कायम कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जब आप अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर, घोषित सिद्धांतों और आदर्शों पर उस तरह नहीं चल पाते जिस तरह आपसे उम्मीद की जाती है। लेकिन अगर आपका इरादा ठीक है, आपका इरादा नेक है, तो आपको दोबारा मौके मिलते हैं और उन मौकों में फिर से आप साबित कर सकते हैं कि जैसा आपके बारे में सोचा जा रहा है वो सही नहीं है। एक आखिरी सवाल अब है, क्या दिल्ली में अब प्रशासन जो है आम आदमी पार्टी का, वो असल में एक आखिरी मौका होगा कि जो तमाम दाग लगे हैं पार्टी की सोच, विचारधारा या उसके इस अंतरकलह के बाद, अगर प्रशासनिक मैं कहूं कि कार्यशैली अच्छी रहती है और जो वादे थे उनको अगर पूरा कर लेते हैं तो शायद जनता इस अंतरकलह से दूर हटकर उनकी तरफ फोकस कर सके? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में, मैं पिछले 30 साल से रह रहा हूं और मैंने पहली बार एक पार्टी को गरीब आदमी की पार्टी के रूप में उभरते हुए देखा है। जहां तक कि बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा मोटा दिल्ली में उभार हुआ था पिछले चुनाव में और उससे पिछले चुनाव में, वो भी दरअसल गरीब आदमी की पार्टी के रूप में नहीं हुआ था। तो दिल्ली का गरीब आदमी इस पार्टी के साथ है। ये गरीब आदमी चाहता है कि पार्टी ने उसके साथ जो वायदे किए थे, उसको राहत देने के जो वायदे किए थे, उन वायदों पर यह पार्टी खरी उतरे। मध्य वर्ग ने भी पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। मध्य वर्ग भी चाहता है कि जो नागरिक जीवन है वो इस पार्टी की सरकार के नेतृत्व में बेहतर हो। ये सब काम, चाहे वो फ्री वाईफाई की सुविधा हो, वही सब नागरिक जीवन संबंधित बातें हैं। ये सारे के सारे काम आम आदमी पार्टी को करके दिखाने होंगे। अभी उसके पास समय है और ऐसा वो करके दिखा सकी तो अभी उसके जो छवि के ऊपर ग्रहण लगा है, ये ग्रहण हट सकता है। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में फिर बाढ़ का संकट, हालात पर सरकार की नजर। पीएम ने उच्च स्तरीय दल को भेजा कश्मीर, पुख्ता इंतजाम के निर्देश। देखिए पहली खबर, घाटी में बाढ़, आज रात 8 बजे। सात महीने बाद जम्मू कश्मीर दोबारा बाढ़ की गिरफ्त में है। भारी बारिश के बाद झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में पानी घुस चुका है। अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सेना से मदद मांगी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर भेजा गया है। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों से हो रही बारिश से राज्य के कई इलाके प्रभावित हुए हैं। झेलम नदी का पानी श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के शहरी इलाकों में घुस आया है। राज्य सरकार ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सेना से भी मदद मांगी है। ये मुद्दा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी उठा। Our administration is doing a remarkable job, and I want to assure the House that there is no need to panic, understandably as it might be. We have focused on dewatering, connectivity, and a detailed evacuation plan, and boats have been deployed in all parts of the valley. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री सईद से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्र की ओर से एनडीआरएफ की 8 टीमें बठिंडा के रास्ते श्रीनगर भेजी गई हैं। राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन हैदर शुरू किया गया है। दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक भी हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। खबर के मुताबिक हमने अपना टीम
एनडीआरएफ की वहां टीम पहुंच गए हैं, काम कर रहे हैं, और भी एडिशनल जो भी चाहिए हम भेजेंगे। जो भी जरूरत होगा हम लोग को यहाँ से सहायता मिलेगा। We have dispatched 2 NDRF teams comprising almost 95 people with all sophisticated equipments. They are carrying boats, they are carrying diving sets, they are carrying life jackets and life buoys. They are also carrying satellite phones with them, so that if the communication breaks down, they'll be able to establish contacts with each other. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हमारी सरकार स्टेट की भी और सेंट्रल की भी कमिटेड है, पूरी तरह से किसी भी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ेगी और पूरी तरह से लोगों की मदद करेगी और इस तरह के जो हालात है उस पर काबू पाया जा सके इसकी कोशिश करेंगे। बाढ़ की स्थिति की वजह से राज्य के स्कूलों को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू के पुंछ, पुलवामा समेत कई इलाकों में भी बाढ़ का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश होने का अनुमान जताया है। पिछले साल सितंबर में आई बाढ़ से राज्य में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मार्च के महीने में किसानों को तीसरी बार मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बेमौसम बरसात और ओला गिरने से बड़े पैमाने पर देश भर में फसलों की तबाही हुई है। अलग अलग राज्यों में नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के दौरे जारी हैं। लहलहाती फसलों की कटाई के इस मौसम में ये सितम है बेमौसम बरसात का, जिसकी वजह से किसान मायूस हैं। रबी की फसलों की तबाही किसी एक राज्य का दर्द नहीं, कमोबेश पूरे भारत में किसानों का यही सूरत हाल है। पहली बार बारिश आई, बारिश के बाद तुरंत हवा चली, हवा के कारण ज्यादा सारे गेहूं दल हो गए, उसमें से वो बर्फ के गोले पीछे से पड़े, उसमें से तकरीबन 80% पाक गेहूं का जो नुकसान हो गया। बेमौसम बारिश से करीब 22,000 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई है। 27 मार्च को केंद्र सरकार ने फसलों का अनुमानित नुकसान 106 लाख हेक्टेयर बताया था। इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा करीब 45 लाख हेक्टेयर रकबे में फसलों की तबाही का अनुमान है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सोमवार को गुजरात का दौरा करके फसलों के नुकसान का जायजा लिया। थंडरस्टॉर्म्स के कारण से जो किसानों को तकलीफ पहुंचा उसके बारे में स्थिति क्या है, कितना इफेक्टिव हुआ है और वहां का वस्तु स्थिति क्या है, इन विषयों में के बारे में आपस में चर्चा करके अध्ययन करके एक रिपोर्ट देना, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। इस बीच कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने किसानों के लिए तुरंत उचित मुआवजे की मांग की है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का दौरा कर फसलों की तबाही का जायजा लिया। हर चीज में तो तत्काल हम राहत देते हैं, लेकिन किसान के मामले में हमारे राहत देने का सिस्टम बहुत गलत है। रविवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजस्थान का दौरा कर फसलों के नुकसान का जायजा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भूमि अध्यादेश के मसले पर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जवाब भेजा। चिट्ठी में गडकरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के भले के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का फैसला किया है। उन्होंने कांग्रेस की गलत नीतियों को किसानों की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार बताया। नितिन गडकरी की ये वो 7 पन्नों की चिट्ठी है जिसे उन्होंने जवाब के तौर पर सोनिया गांधी को भेजा। गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर भूमि अधिग्रहण के मामले पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चिट्ठी में कहा गया कि यूपीए सरकार के दौरान 2013 में लाए गए जमीन अधिग्रहण कानून में बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया गया है। गडकरी ने पत्र में लिखा है, यूपीए के कानून में आपने सेक्शन 105 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से सभी बड़े अधिग्रहणों को छूट क्यों दी? अधिनियम में मिली छूट के अंतर्गत निजी भूमि के सभी बड़े अधिग्रहण भारत सरकार के द्वारा किए जाने हैं, न कि राज्य सरकारों के द्वारा। नितिन गडकरी ने चिट्ठी में लिखा है कि भूमि अधिग्रहण कानून पर यूपीए सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया। उन्होंने दावा किया कि इस कानून में संशोधन से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिया है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर किसान विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया है। सच्चाई ये है कि जो 10 वर्ष में जितनी कीमतों को हमने बढ़ाकर दिया, किस चीज की कीमत, जो किसान का प्रोड्यूस था उसकी कितनी कीमत हमने बढ़ा के दी, ये कभी इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। कितना हमने नरेगा में पैसा लगाया, ये कभी इस देश में इससे पहले नहीं हुआ।
वामपंथी पार्टियों और एनसीपी ने भी बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। इन पार्टियों का कहना है कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी मिलकर पास किया था। अब बीजेपी को कोई हक नहीं है कि वो इस कानून में कमियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर इसको पारित करवाया, जबकि उस समय भी वामपंथियों के कई सारे संशोधन थे जिनको हाउस ने नकार दिया क्योंकि भाजपा और कांग्रेस मिल गए थे। No re-promulgation of the ordinance, therefore no need to prorogue Rajya Sabha, and this time can be utilized to build a consensus. भूमि अधिग्रहण पर बीजेपी और विपक्ष के बीच ठनी हुई है। संसद में इस मसले पर दोनों पक्षों में सीधी टक्कर देखी गई। अब बीजेपी कांग्रेस को बहस की चुनौती दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून व्यापक विचार विमर्श और सर्वसम्मति से बना था, जिसमें बीजेपी शामिल थी। लिहाजा इस पर बीजेपी की बहस की मांग व्यर्थ है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। एनडीए के भूमि बिल के विरोध में कांग्रेस 19 अप्रैल को दिल्ली में महारैली करेगी। महारैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संबोधित करेंगी। खबर है कि कांग्रेस के इस बड़े प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शिरकत कर सकते हैं। पार्टी के बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं के अलावा देश भर के किसान भी इसमें जुटेंगे। यमन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी शुरू हो चुकी है। सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए विमान और जहाज भी भेजे हैं। पाकिस्तान और चीन भी अपने नागरिकों को यमन से निकालने में जुटा हुआ है। उधर अब तक हवाई हमले कर रहा सऊदी अरब जल्द अपनी सेना यमन में उतार सकता है। हिंसा पीड़ित यमन से लौटे जैकब कोरा के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। कोरा उन 80 भारतीयों में शामिल हैं जो सोमवार को कोची पहुंचे। ये लोग यमन की राजधानी सना से पड़ोसी देश जिबूती पहुंचे और फिर भारतीय मिशन ने इन्हें भारत भेजने में मदद की। യാത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു। ഞങ്ങൾ ജിബൂത്തി എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ജിബൂത്തിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ദോഹയിലെത്തി। ദോഹയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇവിടെ വന്നു। അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കണം। सोमवार को दिल्ली से एयरबस A320 भी सना के लिए रवाना हुआ। भारतीय विमानों को सना से उड़ान भरने की अनुमति मिल गई है। कोची से 2 जहाज भी जिबूती भेजे गए हैं। इन जहाजों से 1200 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। यमन में करीब 3500 भारतीय रहते हैं। രാത്രിയിലുണ്ടാകുന്ന അറ്റാക്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഡ്യൂറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് 12 മണിക്കൂറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. യമനിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब समेत 9 अरब देश 5 दिन से बमबारी कर रहे हैं। सोमवार को हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले सैन्य ठिकानों को फिर से निशाना बनाया गया। आतंकवादियों से लड़ने के लिए अब अरब लीग ने एक क्षेत्रीय सेना बनाने का फैसला किया है। रविवार को मिस्र में हुई अरब लीग की बैठक में इस पर सहमति बनी। नज़रन लिकुल मा युआनीह العالم العربي اليوم من اضطرابات من تهديدات غير مسبوقة عن طريق التنظيمات الإرهابية। दरअसल यमन की राजधानी सना समेत बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। इस वजह से यमन के राष्ट्रपति समेत कई मंत्रियों को यमन छोड़ना पड़ा है। हूती विद्रोहियों को पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह का समर्थन हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स ने 517 अंकों की छलांग लगाई। पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़त हासिल करने के बाद सेंसेक्स 27,976 पर बंद हुआ। पिछले कुछ दिनों से मध्य एशिया में तनाव के चलते बाजार में लगातार मंदी थी। एनएसई की निफ्टी में उछाल देखने को मिला। यहां पर 151 अंकों की बढ़त के साथ 8,492 पर बंद हुआ। उधर डॉलर के मुकाबले रुपए में 26 पैसे की गिरावट रही। $1 की कीमत 62 रुपए 67 पैसे रही। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय को आज मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को पद्म भूषण से नवाजा। इसके अलावा कई अन्य लोगों को राष्ट्र में योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान मिला। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में आज ये खास कार्यक्रम हुआ जहां पर लोगों को ये पुरस्कार दिए गए। तो खबरों के सफर में इतना ही और बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।